10 ननद वाले ससुराल में एक रजाई। सर्दी है भाई, सर्दी है। आज की ठंड ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ऊपर से हाथ पैर तो बर्फ के जितने ठंडे पड़े हैं। कहीं इस सर्दी में मैं स्वर्ग न सिधार जाऊं। देखो महारानियां कुंडली मारकर कितने मजे से रजाई में खराटे मारकर सो रही हैं, और मुझको बिना रजाई के इस कोने वाले दीवार में कर दिया है। ओह भगवान करे इस रजाई में आग लग जाए या बीच में से फट जाए, तब आएगा मजा। ये है हमारी परेशान बहू संजना। वैसे तो हर ननद भाभी में थोड़ी बड़ी नोक झोंक होना आम बात है, मगर संजना अपनी 10 नंद पर इतनी भड़की भी क्यों है, और क्यों उसे घर में रजाई रहते हुए भी ठंड में परेशान होना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं शुरू से संजना के इस गरम मसाले जितने गुस्से के पीछे का सच। जहां एक टूटे फूटे मकान के अंदर 50 साल की सुषमा देवी चूल्हा जलाने का जतन कर रही हैं, और 10 आलसी बेटियां रेशमा, निशा, निधि, पूजा, अंकिता, ज्योति, काजल, कोमल, प्रीति, कीर्ति कंबल में दुबकी हुई छीना छीनी कर रही हैं। अरे अंकिता क्या कर रही हो, सारा कंबल तुमने अकेले ले रखा है, हमें भी दो, ठंड हो रही है। नहीं मैं नहीं देने वाली, मेरे पैर गर्म नहीं हो रहे। वैसे अब इस कंबल में बिल्कुल भी ठंड नहीं भागती। ये कंबल भी कितना पुराना हो गया है, देखो बेचारी की हड्डी पसली एक हो गई है, कीमा बन गया है इसका, इसके ऊन भी उधड़ रहे हैं और कितने सारे छेद भी हो रखे हैं। माँ, ओ माँ, हम सबके लिए एक रजाई मंगवा दो ना भैया से बोलकर। अरे सिर्फ रजाई ही क्यों, बोलो तो तुम 10 लाडो रानी के लिए राजगद्दी लगवा देती हूँ। फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा माँ। इस ठंड के मौसम में हम आराम से मौज उड़ाएंगे। चुप कर नास पीटी कहीं की। अरे तुम्हारा भाई इतनी ठंड में सड़कों पर मेहनत करता है, जो कमा कर लाता है सब पैसे का तुम हफ्सनी को ठूसने में राशन नहीं लग जाता है, तो सुख और सहूलियत की चीज कहाँ से आएगी। ये जो तुम सारा सारा दिन बिस्तर में पड़ी पड़ी ऑर्डर फरमाती हो, ये बंद कर दो, वरना बेलन की मार खाओगी। ये नहीं कि किसी दिन बिना बोले खाना बनाकर माँ को थोड़ा आराम दे दूं। माँ इतनी ठंड में कौन काम करेगा, भैया की शादी करवा दो, भाभी आएंगी तो आपको और हमें आराम मिलेगा। और हाँ माँ, भाभी के मायके वाले से दहेज में महंगी मखमल वाली रजाई भी मांग लेना। यह सुनकर सुषमा देवी अपनी लालची आलसी बेटियों को डांट लगाती है। चुप करो कमबख्त कहीं की। वैसे अब प्रदीप 25 का हो गया, एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी करवा देती हूँ। बहू आ जाएगी तो थोड़ा मुझे भी रोटी पानी का सुख हो जाएगा। थोड़े दिनों में सुषमा संजना से अपने इकलौते बेटे की शादी करवा कर ले आती है। तभी दहेज में आया मखमली रजाई देखकर तेज तर्रार नंदे खुसुर फुसुर चालू कर देती हैं, और 6वीं नंद काजल कहती है, रेशमा, निशा, पूजा, निधि, अंकिता, देखो सबकी सब हमारी इकलौती भाभी कितनी नरम गरम रजाई साथ लेके आई है। किसी भी तरह से मक्खन लगाकर ये रजाई भाभी से हथिया लेते, फिर तो हम सबकी मौज ही मौज है। संजना टशन में उन सबको देखते हुए दिल में बोलती है, ये 10 की 10 नंद रानियां पता नहीं क्या खिचड़ी पका रही हैं, मगर कोई तो चक्कर है। अरे नंद जी, आप लोग क्या बातें कर रही हैं, मुझे भी बताएं। कुछ नहीं भाभी, हम तो बस ये कह रहे थे आप कितनी प्यारी हैं। वैसे भाभी जी आपकी ये रजाई तो कमाल की है। अंकिता चलो ये रजाई हमारे वाले कमरे में रख लेते हैं। भाभी आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, हम इस्तेमाल कर लें अगर? नहीं कोई दिक्कत नहीं, देखा मैंने बोला था ना भाभी अच्छी हैं। अच्छा भाभी भैया गुड नाइट। प्रदीप बेटा बहू को कमरे में ले जाओ, आराम करो। जी माँ। आओ संजना, ये रहा हमारा कमरा। प्रदीप जी, इस कमरे के अंदर तो कुल्लू मनाली जितनी ठंड पड़ रही है। हाँ, वो यहाँ रात में ठंड अक्सर बढ़ जाती है। कच्चा कमरा है ना, इसलिए तुम बिस्तर में आ जाओ। लो ये कंबल लो, ये ओढ़ लेना, गर्माहट मिलेगी। बेचारी संजना सारी रात फटे कंबल में कपकपाते हुए अपनी नंद को गुस्से में कोसने लगती है। ये ठंड तो खून जमा रही है। एक नंबर की चंटे निकली मेरी नंद तो। मेरी गर्म रजाई के बदले ये फटा कंबल पकड़ा गई। कोई नहीं, आज की रात कट जाए, सुबह होते ही रजाई ले आऊंगी। जैसे सुबह होती है तो सास जगा देती है। बेचारी ठंडे पानी में बर्तन धोती और सबको नाश्ता भी करवाती है। शुक्र है सभी ने नाश्ता कर लिया, अब मैं रजाई में जाकर आराम कर सकती हूँ। जैसे बेचारी ठिठुरते हुए कमरे में आती है तो देखती है 10 नंद ने पूरी रजाई में मूंगफली के छिलकों की गंदगी मचाए हुई थी। वैसे भाभी कि इस मखमल रजाई में तो हीटर जितनी गर्माहट है, ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा। हाँ, और रजाई में मूंगफली खाने का डबल मजा आ रहा है। अरे तुम लोगों ने क्या मचा रखा है गदर, लाओ मेरी रजाई, मुझे वापस दो, मुझे आराम करना है। तो यहीं आराम कर लीजिए ना भाभी, हमने कौन सा मना किया है आपको।
संजना मुंह फुलाकर कमरे में आकर हाथ पैर सिकोड़ कर बैठ जाती है। ऐसे ही सिलसिला जारी था। 10 नंदों में रजाई पर इस कदर कब्जा कर लिया था कि ना तो उस बेचारी को दिन में ओढ़ने के लिए रजाई नसीब होती है और ना ही रात में, जिससे वह सारा दिन जुकाम सर्दी से परेशान रहती है। बस बहुत हो गया तमाशा, आज तो मैं अपनी रजाई लेकर रहूंगी। गुस्से में भड़कते हुए संजना नंदो के पास आती है, जहां वो पॉपकॉर्न खाते हुए रजाई में बैठकर फिल्म देख रही थी। बस बहुत ऐश कर लिया तुम लोगों ने मेरी रजाई में, अब मेहरबानी करके मेरी रजाई मुझे दे दो। इतने में कमरे के अंदर पीछे से प्रदीप आ जाता है तो उसकी 10 बहनें रोने की एक्टिंग करते हुए अपनी भाभी को ब्लैकमेल करने लगती हैं। भाभी, हमने आपकी रजाई क्या ले लिया, आप हमको जलील कर रही हैं, ले जाइए अपनी रजाई। अरे क्या हो गया है, तुम रो क्यों रही हो? रेशमा, ज्योति, काजल, निशा, पूजा, निधि, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं भैया, बस भाभी ने एहसास दिला दिया कि आखिर अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं। संजना, तुमने मेरी बहनों को आखिर क्या बोला है? मेरी 10 बहनें हुई तो क्या, ये सब मेरी लाडली है और मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरी बहनों को रुलाए। अच्छा जी, तुम्हारी बहन लाडली? मैं क्या खेत की गाजर मूली हूँ जो तुम्हें मेरी तो परवाह ही नहीं है, बिल्कुल भी। बेशक मैं ठंड में बिना रजाई के मर भी क्यों ना जाऊं। तो हमने कभी रोका है क्या भाभी? आप भी हमारे कमरे में हमारे साथ सो जाइए और आपका गुजारा तो चादर में भी चल जाएगा। आप अकेली हैं, थोड़ा अपनी 10 नंद के बारे में तो सोचिए, कितनी ठंड है। हाँ भाभी, हम सब ठंड में कांप रहे थे, आपको हमारी हालत देखकर दया नहीं आती। बेचारी भोली भाली भाभी के पास 10 नंद के साथ सोने के अलावा कोई चारा नहीं बचता और वह रात में उनके पास सोने आ जाती है, लेकिन भाभी को जरा भी रजाई नहीं मिलती है। अरे तुम लोग रजाई के अंदर जंग लड़ रही हो क्या? देखना जरा, मुझको थोड़ी सी भी रजाई नहीं मिली है। तो रजाई के अंदर खिसक जाओ भाभी और हमें सोने तो, बहुत तेज की नींद आ रही है। इस तरह 10 नंद अपनी भाभी को बिना रजाई करके सो जाती है, जिससे सुबह तक संजना को ठंड लगने के कारण तेज बुखार हो जाता है और उसका बदन तेज तपने लगता है। ये बहू को क्या हो गया, इतनी देर तो उठने में कभी नहीं लगाती है, जाकर देखती हूँ। सुषमा जब कमरे में आकर देखती तो संजना बुखार में बिना रजाई कंबल के पड़ी कांपे जा रही थी। गुस्से में सुषमा 10 के पास आकर बहुत सुनाती है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अपनी भाभी की शराफत का इस तरह से फायदा उठाते हुए बहू के पिता ने ये रजाई उसके ओढ़ने के लिए दी थी और तुम सबने कब्जा कर रखा है। अभी के अभी ये रजाई बहू को वापस लौटा कर आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कनार 100 बीमार वाला हाल बना रखा है तुम लोगों ने। 10 की 10 नंदे रजाई संजना को लौटा देती हैं और उसकी हालत देखकर उन सबको पछतावा भी होता है और सब मिलकर देखभाल करती हैं। ये लीजिए गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा भाभी। और भाभी थोड़ी देर में ये काढ़ा भी पी लेना, मैंने इसे तुलसी पत्ता अश्वगंधा लौंग डालकर बनाया है, आपका बुखार और सर्दी छूमंतर हो जाएगा। अरे मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम सब मेरे लिए इतना परेशान मत हो और मेरे लिए इतना सब कुछ मत करो। भाभी आप हमारी वजह से बीमार पड़ी हैं, अगर आप रजाई में सोई होती तो तबीयत नहीं खराब होती, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, तुम सबका इतना प्यार देखकर मेरी तो सारी की सारी नाराजगी दूर हो गई। वैसे भी परिवार बड़ा हो या छोटा, खुशियां प्यार से ही दस्तक देती हैं। तभी प्रदीप हाथों में रजाई लेकर घर में आता है। नई रजाई देखकर 10 नंद खुश हो जाती हैं। अरे वाह, एक और नई रजाई। भैया क्या ये हमारे लिए है? हाँ बिल्कुल, ये फैक्ट्री के मालिक ने नए साल के तोहफे में सारे लोगों को एडवांस में दिया है। चलो अच्छा है, अब सब अपनी अपनी रजाई में सो सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, वो भी बिना रजाई के लिए जंग लड़े। आज तो सच में बहुत थक गई, काफी सारे अच्छे कपड़े मिल गए, वो भी इतने सस्ते, सिर्फ 50-50 हजार में। आज तो कलेक्शन अच्छा था। प्रीति सारे कपड़े टेबल पर रखती है, तभी वहाँ प्रीति की माँ और भाभी आती हैं। तू फिर से इतने सारे कपड़े उठा लाई? अरे तुझे कितनी बार एक ही बात समझानी पड़ेगी, और 50,000 का एक एक सूट तुझे सस्ता लग रहा है। माँ आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही हैं? मुझे नए नए और महंगे महंगे कपड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं वही लेकर आऊंगी ना। प्रीति ये सच में बहुत गलत आदत है तुम्हारी। अब कुछ दिनों में सर्दी आने वाली है, सर्दियों में ऐसे कपड़े पहने नहीं जाएंगे और फिर ये सारे कपड़े रखे रहेंगे। अगली गर्मी में फिर तुम नए कपड़े ले आओगी। अरे ऐसे कब तक चलता रहेगा? रोज रोज महंगे कपड़े क्यों खरीदती हो? तुम्हें पता है ना कि महंगाई कितनी हो रही है। भाभी मेरी मर्जी, मैं कितने भी कपड़े लूं और रोज रोज नए महंगे कपड़े लूंगी, क्योंकि मुझे चीप कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं।
आपको पसंद होंगे चीप कपड़े, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और मुझे ऐसे बार बार कोई टोके, मुझे ये भी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए आप अगली बार से ध्यान रखना। प्रीति वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। ये सब देखकर संध्या अपनी बहू से कहती है, पता नहीं कब इस लड़की को अकल आएगी। बहू तो इसकी बातों को अपने दिल से मत लगा। अरे ये तो ऐसे ही बोलती रहती है कुछ भी, तू ज्यादा मत सोच इसकी बातों को। माँ जी, बात ये नहीं है कि मैं इनकी बातों को सोचूं ना, बात ये है फिजूल खर्ची की। आपको भी पता है ननद जी कितना ज्यादा फिजूल खर्ची करती हैं। हर रोज नए कपड़े, वो भी महंगे। खैर कोई बात नहीं, अभी बात दोहराकर क्या ही मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद अब सर्दी आने लगती है। ठंड आ गई है, अब तो मुझे बक्से में से सबके सर्दी वाले कपड़े निकाल ही देना चाहिए। धूप में सुखा दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। उसी शाम दिया बक्से से ठंड के कपड़े निकालने लगती है। कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं ननंद के, और सारे कपड़े बिल्कुल नए हैं। सच में ननंद जी ने तो हद कर रखी है। इतने नए नए कपड़े उनको कभी नहीं दिखेंगे, लेकिन नए कपड़े लाने के लिए नई दुकान दिख जाएगी। दिया कपड़े निकाल ही रही थी कि तभी सामने फिर से शॉपिंग बैग लिए उसकी नंद आ जाती है। प्रीति, तुम ये शॉपिंग बैग लेकर कहाँ से आ रही हो? ये मत बोलना कि तुम फिर महंगे कपड़े लेकर आ रही हो। भैया, इसमें बोलने वाली क्या बात है? ये तो आपको भी पता है कि मैं तो रोज ही महंगे कपड़े लेकर आती हूँ, लेकिन आज मैं 40,000 की स्वेटर लेकर आई हूँ। आपको पता है दुकान पर इतना अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, मन हो गया कि अब तो बस मुझे लेना ही है। और वैसे भी आपको पता है कि इतनी ठंड हो रही है, तो ठंड में स्वेटर ही पहने जाएंगे ना। पर तुम्हारे सारे स्वेटर अभी भी बक्से में ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। अरे एक बार इनको भी पहन लो। तुम तो ऐसे करती हो जैसे एक कपड़े को दोबारा रिपीट ही नहीं करना है तुम्हें। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सच में ऐसे ही करती हूँ कि एक बार जो कपड़े पहन लिए उसे दोबारा अपने शरीर पर नहीं डालती। आप इसको बक्से में ही पड़े रहने दो, मैं सर्दियों के लिए नए कपड़े ले आई हूँ। कुछ दिनों बाद दिया का बेटा सौरभ अपनी माँ के पास आता है। माँ देखो ना, मेरा ये वाला स्वेटर छोटा हो गया है, मुझे नया स्वेटर लाकर दो तो। मैं कब तक ऐसे छोटा स्वेटर पहनूंगा? बेटा ऐसे नहीं कहते हैं। अरे ये कहाँ छोटा हुआ है, ये वाली ठंड तो और चल जाएगा। 2-3 महीने की ठंड होती है, उसके बाद तो ठंड चली जाएगी ना। अगले साल तेरे लिए नया स्वेटर ले आऊंगी। माँ पर इतना ज्यादा छोटा हो गया है, आपको पता है ना। भाभी आप भी ना, अरे मुझे इतना लेक्चर देती रहती हो कि मैं रोज रोज नई स्वेटर ला रही हूँ, महंगे स्वेटर ला रही हूँ। पर कभी अपने बेटे को भी तो देख लिया करो कि वो छोटे कपड़े पहन रहा है, फटे हुए कपड़े पहन रहा है। अरे इतना सब होने के बाद भी ऐसे चिल्लर वाली हरकतें क्यों करती हो? तुम खुद तो रोज नए नए स्वेटर लेती हो, लेकिन यही सब मेरे बेटे को भी मत सिखाओ। मुझे पता है कि मुझे अपने बेटे के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी भाभी। सौरभ देख रहा है ना तू अपनी मम्मी को, मैं तो कुछ बोलूंगी नहीं, वरना भाभी मुझे सुनाने लग जाएंगी कि मैं उनके बेटे को बिगाड़ रही हूँ। पर बेटे की हालत भी तो नहीं दिखती भाभी को। ऐसे कुछ दिनों बाद प्रीति अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग मॉल में घूम रही होती है। अरे यार, ये वाला स्वेटर देखना कितना अच्छा लग रहा है। सच में ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसे तो हम कहीं बाहर जब ट्रिप के लिए जाएंगे तब पहन सकते हैं ना। यार अच्छा होने के साथ कितना एक्सपेंसिव भी है। बताओ 15,000 का ये एक स्वेटर है। बस 15,000 का? क्या यार संजना, 15,000 के लिए क्या हम अपने मन पसंदीदा कपड़े भी नहीं लेंगे? पर ये प्राइस के अकॉर्डिंग उतना अच्छा भी नहीं है। इसे क्यों लेना, इसे अच्छे अच्छे और मिल जाएंगे, वो भी इसी प्राइस में। यार तू भी ना कैसी बातें कर देती है। यार मुझे ये पसंद आया, मैं प्राइस थोड़ी ना देखूंगी, मैं तो ये ले रही हूँ। प्रीति इतना महंगा स्वेटर लेकर घर आ जाती है। माँ भाभी ये देखो, ये स्वेटर कितना अच्छा लग रहा है ना। गेस करो कितने का होगा? इतना भी कुछ खास नहीं लग रहा, होगा 1,000-1,200 का। माँ आप ऐसी सोच भी कैसे सकती हो कि मैं और 1,000-1,200 का स्वेटर ले आऊंगी? कभी नहीं। 15,000 का आई नो थोड़ा सस्ता है, बट ये मुझे कुछ ज्यादा पसंद आ गया, इसलिए मैंने सस्ता ही ले लिया आज। क्या 15,000 तुम्हें कम लग रहे हैं? सच में प्रीति तुम बहुत ज्यादा हद करती हो। तुम कभी नहीं सोचती हो ना कि लोग कितनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, तुम बहुत ज्यादा फिजूल खर्च कर रही हो। भाभी आप आम खाओ ना, गुठली पर क्यों ध्यान दे रही हो? मेरा स्वेटर देखो कितना अच्छा है। नहीं प्रीति, मुझे तुम्हारे इस महंगे स्वेटर में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने महंगे महंगे कपड़े तुम्हारे, तुम्हें ही मुबारक हो। कुछ दिनों बाद संजय काफी ज्यादा उदास बैठा होता है। काम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? अगर मेरा काम बंद हो गया तो क्या होगा? प्रीति ये क्या है? अभी कल ही तुमने बहुत सारे पार्सल मंगवाए थे, फिर तुमने कोई नई महंगी स्वेटर मंगवाई है ना?
बिल्कुल सही कहा भैया, ये वाला स्वेटर पूरी 25,000 का है। आप देखोगे ना, हैरान हो जाओगे, बहुत ज्यादा बढ़िया है। प्रीति तुम भी ना कभी समझती नहीं हो। यहाँ मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा है और तुम नए नए स्वेटर मंगा रही हो, वो भी इतने महंगे महंगे। तुम कभी खुद के अलावा किसी और के बारे में सोच भी सकती हो या नहीं? अगले दिन प्रीति ऑनलाइन कपड़े देख रही होती है कि तभी उसका भाई आता है। भैया, आपका ये स्वेटर कितना पुराना है, कितने सालों से देख रही हूँ, आप यही पहन रहे हो और फट भी तो गया है, आप चेंज क्यों नहीं कर लेते? प्रीति मैं तुझे रोकता हूँ तो तुझे बुरा लगता है कि मैं तुझे महंगे स्वेटर लेने से मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर कमाता हूँ, मुझे 1 रुपए की भी कीमत पता है, इसलिए मैं फटे हुए स्वेटर को 4 साल और चला सकता हूँ, लेकिन बेफिजूल में नए कपड़े लेकर पैसों में आग नहीं लगा सकता। पर भैया, सच में आपका ये स्वेटर बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, इसमें तो ठंड भी नहीं रुकेगी। ठंड रोकने के और भी बहुत तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि महंगे कपड़ों से ही ठंड रुके। खैर तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। संजय वहां से चला जाता है। प्रीति अपने कमरे में जा रही होती है, तभी वो अपने भाई के बेटे को देखती है। माँ को बार बार स्वेटर फट गया बोलकर परेशान नहीं करता, माँ भी ऐसी सिलती थी, मैं भी सिल लूंगा। सच में मैं कुछ ज्यादा ही महंगे स्वेटर लेती हूँ, यहाँ लोग एक ही स्वेटर को कितने साल चला रहे हैं। प्रीति घर से बाहर चली जाती है, जहां वो देखती है कि बहुत सारे गरीब लोग सड़क पर ठंड में ठिठुर रहे हैं। अरे बहुत ज्यादा ठंड है, ये शॉल भी फट गई, अब हमारे पास कोई और स्वेटर भी नहीं है, हमें तो इसी में ही गुजारा करना है, अभी जाकर इसको रफू करवाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। भैया, रफू क्या होता है? मैंने पहली बार सुना है। अरे आप कहीं बाहर से आई हो क्या? रफू तो हर दूसरे इंसान को पता होता है। माफ करना, मुझे नहीं पता। किसी फटी हुई जगह को ठीक करना ही रफू कहते हैं। अब हम जैसे लोग तो रफू करवा कर ही अपने कपड़ों को तरोताजा रखते हैं बहन जी। प्रीति जब सड़क पर लोगों को ऐसे ठंड में एक ही स्वेटर में गुजारा करते हुए देखती है तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो घर जाकर अपने सारे स्वेटर निकालने लगती है। ये क्या है प्रीति, तुमने अपने सारे कपड़े स्वेटर यहाँ क्यों निकाल दिए? मुझे माफ कर दो, आप सब लोग सही थे, मैं बेफिजूल खर्ची करती रही, मैं सच में बहुत पागल थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब मैं लोगों को ऐसी गरीबी में देखती हूँ, और भैया आपका काम ठीक नहीं चल रहा, लेकिन अब मैं नया काम शुरू करूंगी, मैं अपने सारे महंगे कपड़े और स्वेटर को बेच दूंगी। आप तो जानते ही हो कि मेरे कपड़े कितने महंगे होते हैं, इससे हम एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे तुम्हारे महंगे कपड़े खरीदने से दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब तुम रोज खरीदती हो इससे दिक्कत होती है। लेकिन अब तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है। प्रीति अपने कपड़ों का एक स्टोर खोलती है जहां वो सारे स्वेटर कपड़े बेचने लगती है और प्रीति के कपड़े लोगों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं, जिससे लोग आकर्षित होकर उससे कपड़े खरीदते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप सर्दियां कैसे बिताते हैं हमारे साथ जरूर साझा करें।